हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करते हैं नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में। कॉमनवेल्थ मैंने आपको बताया था, कॉमनवेल्थ में जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी और इसमें जितने भी राइटर्स इम्पोर्टेंट हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे। और इसके बाद जो आपका आता है वो नियो क्लासिकल पीरियड आता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ तक हमने पढ़ा था। एंड ये सारी जितने भी एजेस आती हैं आपकी कॉमनवेल्थ तक, वो आपके रेनेसा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, रेनेसा उसमें आपका एलिजाबेथन हो गया, जैकोबियन हो गया, कैरोलाइन हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया। एंड इसके बाद आपका आता है द न्यू क्लासिकल पीरियड। ओके, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1660 से लेकर के, ठीक है, यस, 1660 से 1798 तक न्यू क्लासिकल पीरियड आपका माना जाता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम नियो क्लासिकल की बात करें तो फिर यहाँ से तो आपका रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो आपका है ये रेस्टोरेशन एज है, क्योंकि नियो क्लास जैसे कि हमने एलिजाबेथन, ऐसे कि हमने रेनेसा पढ़ा, तो रेनेसा के अंदर ही बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बहुत सारी एजेस आती हैं, 4 एजेस जैसे कि हमने पढ़ी थी, 4 एजेस आती हैं। सेम एज इन द नियो क्लासिकल पीरियड देयर आर 3 एजेस। ओके, द फर्स्ट वन इज़ रेस्टोरेशन, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका आता है अगस्टन आता है एंड आपका ट्रांजिशनल पीरियड आता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल देखें कि नियो क्लासिकल पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी जो हमें याद रखनी है नियो क्लासिकल पीरियड के बारे में, तो इसको स्यूडो क्लासिकल एज कहते हैं। पहला पॉइंट, इसको स्यूडो क्लासिकल एज कहते हैं। यहाँ पे डिलेक्टिक एंड हीरोइक कपलेट बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरोइक कपलेट का यहाँ पे यूज़ किया गया, जैसे कि किसी एज में किसी और स्टैंजा का बहुत यूज़ करा गया है, कहीं पे देखेंगे बैलेड का बहुत यूज़ है, कहीं पे सैटायर का बहुत यूज़ है, कहीं पे किसी, तो हर एज का एक अपना, जैसे कि एलिजाबेथन में देखेंगे तो वहाँ ब्लैंक वर्स बहुत यूज़ किया है। और ब्लैंक वर्स के लिए शेक्सपियर तो आपके बिल्कुल मेन रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने ब्लैंक वर्स को बहुत ही यूज़ किया। आयम्बिक पेंटामीटर तो वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर में बहुत यूज़ हुआ है। तो जैसे कि अगर हम हर एज का देखें तो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक हम देखेंगे कि स्टैंजा फॉर्म का भी यूज़ किया गया है। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो है ना वो हीरोइक कपलेट का यूज़ किया गया है। मोस्ट ऑफ राइटर्स वर ट्रेडिशनलिस्ट। और यहाँ पर अगर हम देखें, अभी हम लोग नियो क्लासिकल ओवरऑल थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी बस 2-3 लाइन्स है, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, फिर उसके अंदर जो रेस्टोरेशन आता है ना, फिर हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ राइटर थे वो ट्रेडिशनलिस्ट थे एंड ऑथर ने यूज़ किया है सैटायर को, यहाँ पे सैटायर का भी यूज़ किया गया। ठीक है, अच्छा, हीरोइक कपलेट आपका वही होता है जो आयम्बिक पेंटामीटर के साथ में राइमिंग लाइंस होती हैं, वो आपका हीरोइक कपलेट होता है। कपलेट आपका 2 लाइंस का होता है, आपको पता है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी डिटेल में बताने का टाइम नहीं, क्योंकि अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। जब हम लोग स्टैंजा फॉर्म को पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग देखेंगे हर चीज़ को डिटेल में कि कपलेट क्या होता है, क्वार्टरन क्या होता है, ठीक है, सिंकोइन क्या होता है। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, सेस्टेट, टर्सेट, ठीक है, टर्जारीमा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सैटायर का यूज़ करा गया। सैटायर आपको पता है क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग कोई ईविल को रिफॉर्म करने के लिए उसका क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। ठीक है, मतलब उसका मजाक सिर्फ इसलिए नहीं बनाते हैं कि हमें उसका मजाक बनाना है, हम इस तरह से उससे सैटायर करते हैं, ऐसे व्यंग करते हैं कि वो रिफॉर्म हो जाए। जो भी बुराई है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर है, चाहे वो समाज में कहीं पर भी है, किसी पर्सन के अंदर ही क्यों ना है, ठीक है, हम उसको रिफॉर्म करने के लिए हम उसको सैटायर करते हैं कि अगर हम सैटायर करेंगे ना तो इसको बुरा लगेगा, ये अपनी इस हैबिट को या जो भी इसकी ईविल है वो चेंज करेगा। तो हमेशा सैटायर का जो मोटिव होता है ना वो ये होता है कि रिफॉर्मेटिव होता है, अभी डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। सैटायर हमेशा रिफॉर्मेटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सैटायर का यूज़ करा गया। दी ऑथर ट्राई टू फॉलो दी रूल्स ऑफ रोमन क्लासिकल राइटिंग्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि नियो क्लासिकल पीरियड में रोमन क्लासिकल राइटिंग्स को फॉलो किया गया था। तो ये तो ओवरऑल हो गया कि भाई नियो क्लासिकल में ये चीज़ें आती हैं। नियो क्लासिकल के अंतर्गत पहली जो एज आती है वो आपकी आती है रेस्टोरेशन एज, 1660 से लेकर के 1700। क्लियर हो रहा है?
ओवरऑल अगर हम देखें तो 1660 से 1798, और अगर हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड इज़ द रेस्टोरेशन एज, एंड द रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड है वो 1660 से लेकर के 1700 तक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। चार्ल्स सेकंड रूल्ड, चार्ल्स सेकंड ने यहाँ पे शासन किया था, जो कि सन था। यहाँ पे इफ़ हो गया है, यहाँ पे इफ़ हो गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे सन ऑफ, ठीक है, सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, यहाँ पे ऑफ कर लीजिएगा। सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट मतलब चार्ल्स फर्स्ट का सन था चार्ल्स सेकेंड। दिस एज वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच कल्चर, और अगर हम देखें तो ये जो एज थी ये फ्रेंच कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, मोनार्की रीस्टोर्ड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मोनार्की रीस्टोर्ड हुआ। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंड जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है वो आपका 1688 में हुआ था, ऑल्सो कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ब्लडलेस है ना, ब्लडलेस है, यहाँ पे ब्लड वगैरह नहीं, इतना वायलेंस वगैरह नहीं था, इसीलिए तो ग्लोरियस है। अगर ब्लड होता तो ग्लोरियस क्यों होता। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 मतलब इसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये भी आपका रेस्टोरेशन में हुआ था, इसीलिए आपको ये भी याद रखना है। एक्सक्लूजन क्राइसिस पूछेगा कि एक्सक्लूजन क्राइसिस किस ईयर में हुआ या किस एज में हुआ, तो यस रेस्टोरेशन में हुआ था। ठीक है, तो 1679 से लेकर के 1681 में एक्सक्लूजन क्राइसिस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद एंग्लो डच वॉर हुआ। ठीक है, एंग्लो डच वॉर हुआ, वी कैन फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वॉर इन ड्रामेटिक पोएजी। और ड्रामेटिक पोएजी जो वर्ड है, ठीक है, ड्रामेटिक पोएजी जो वर्क है वो ड्राइडन का है, सॉरी वर्ड नहीं है, ड्रामेटिक पोएजी जो वर्क है वो ड्राइडन का है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो रेस्टोरेशन एज है ना उसको एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। मतलब ये मेन जो अगर हम देखें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज वॉज ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है कि रेस्टोरेशन एज बोले तो एज ऑफ ड्राइडन। ठीक है, अच्छा आगे तो हमने पढ़ लिया कि एंग्लो डच वॉर कब हुआ, रेस्टोरेशन के टाइम पे हुआ। एंग्लो डच वॉर में हमें कहाँ पे हमें इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, ड्रामेटिक पोइजी में देखने को मिलता है। ड्रामेटिक पोइजी किसका वर्क है, ड्राइडन का वर्क है। क्लियर है, देखिए आप कभी भी डिटेल में मत पढ़िए। ठीक है, कहानी के तौर पे पढ़ेंगे भूल जाएंगे, कहानी मत पढ़िए पूरी, आप पॉइंट वाइज पढ़िए। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, जैसे ये इवेंट हुआ, देन ये इवेंट हुआ इस एज में, इसके बाद ये इवेंट हुआ, फिर ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, ऐसे तो बहुत सारे इवेंट होते हैं। हमें उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ना है, हमें इम्पॉर्टेंट करना है। ठीक है, तो हमें पॉइंट वाइज पढ़ना है, ना कि हमको पूरी कहानी लेकर के बैठना है। ठीक है, ओके। हाँ, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि इस एज में ये इसने शासन किया, उसके बाद तो वो आपको स्टोरी के तहत याद करना पड़ेगा कि फिर इसने शासन किया, इसके बाद इसने शासन किया, तो वहाँ तक एक स्टोरी ठीक है। लेकिन आप हर एज में एक स्टोरी को लेकर बैठेंगे, पूरी कहानी गाथा लेकर के बैठेंगे तो भूलेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़िए, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। ठीक है, मोनार्की रीस्टोर्ड, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1680, तो याद भी रहेगा ऐसे, ये हुआ फिर देन ये हुआ फिर देन ये हुआ, ओके देन ये इवेंट हुआ, देन ये इवेंट हुआ, इस ईयर में हुआ। तो ऐसे करके हमें चीज़ें रिकॉल भी होती हैं और याद भी रहती हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसके बाद 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन, तो ग्रेट फायर जो लंदन में हुआ उसमें क्या हुआ कि 13,000 बिल्डिंग से ज़्यादा बर्ट हो गई थी। और इसको हम ईयर ऑफ मिरेकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ईयर ऑफ मिरेकल डेविल्स ईयर कहते हैं। किससे कहते हैं, 1666 को लिखा है ना यहाँ पे 1666। तो 1666 को ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो हुआ था, जिसमें 13,000 बिल्डिंग्स से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स जो थी बर्न डाउन हो गई थी, जल गई थी, और इसको ईयर ऑफ मिरेकल या फिर डेविल्स ईयर कहते हैं। अच्छा, चार्ल्स सेकेंड बेटा था चार्ल्स फर्स्ट का। ठीक है, तो इसने कैथोलिसिज्म को सपोर्ट करा। ठीक है, कैथोलिक जैसे एलिजाबेथन एज ने भी अपने रिफॉर्म करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंग्लिकनिज्म को, आई थिंक
मुझे भी क्लियर नहीं है, आप लोग बताइएगा। एंग्लिकनिज्म को इन्होंने फॉलो करा है, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे चार्ल्स सेकंड ने कैथोलिसिज्म को फॉलो किया है, ध्यान रखेंगे। चार्ल्स सेकंड जिसका शासन चल रहा है रेस्टोरेशन में, ओके, जो शासन कर रहा है तो वो किसी ना किसी चीज़ को तो फॉलो करेगा ना, किसी ना किसी प्रेस्बिटेरियन को फॉलो करेगा, ओके, या फिर वो एंग्लिकनिज्म को करेगा या कैथोलिसिज्म को करेगा। तो इन्होंने कैथोलिसिज्म को करा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ रेस्टोरेशन में 1678 में र्यूमर ऑफ पॉपिश प्लॉट देखने को मिलता है, ठीक है, र्यूमर ऑफ पॉपिश प्लॉट, ठीक है, र्यूमर ऑफ पॉपिश प्लॉट देखने को मिलता है 1678 में, ठीक है, 1678 में। फिर टू पॉलिटिकल पार्टी की, सब पॉइंट वाइज है बिल्कुल। फिर टू पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई थी, विक्स एंड टॉरीज, ठीक है। विक्स जो थे वो लिबरल थे और टॉरी जो थे वो कंजर्वेटिव थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो विक्स और टॉरीज के बारे में कहाँ पे है, तो यस रेस्टोरेशन में। ऐसी चीज़ें रिकॉल करिए। एंग्लो डच वॉर कहाँ पे हुआ, अच्छा यहाँ पे हुआ। द ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, रेस्टोरेशन में हुआ था। कब हुआ था, 1688 में हुआ था। ऐसे करके याद करिए, ऐसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। 1685 में हो जाती है चार्ल्स सेकंड की डेथ। तो यहाँ तक ये शासन करते चले गए, ठीक है, यहाँ पे इवेंट्स होते चले गए और चार्ल्स सेकंड की डेथ हो जाती है 1685 में, मतलब 1660 में ये इन्होंने शासन को संभाला, ठीक है, जो कि बेटे थे चार्ल्स फर्स्ट के। चार्ल्स फर्स्ट को कब बीहेड करा गया था, 1649 में। और 1649 से 60 अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ जो ओलिवर क्रॉमवेल ने वहाँ पर शासन करा है, मतलब उन्हीं का आधिपत्य रहा, उसमें कोई शासन वगैरह नहीं। फिर जो रेस्टोरेशन आया है वहाँ से चार्ल्स सेकंड बैठा है और चार्ल्स सेकंड भी यहाँ पे उनकी हो जाती है डेथ, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, इसके बाद है आपका, इनकी हो जाती है डेथ। देन क्या लिखा है कि जेम्स सेकंड बिकेम द किंग, ओके, जेम्स सेकंड बिकेम द किंग। अब वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाती है इनकी डेथ, ठीक है। अब जब डेथ हो गई है तो किसी ना किसी को तो शासन संभालना पड़ेगा ना। जैसे चार्ल्स सेकंड की हो गई डेथ 1685 में, अब अभी भी चल रहा है रेस्टोरेशन, ठीक है, अभी भी चल रहा है रेस्टोरेशन, ओके। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो भाई 1700 तक है तो कोई ना कोई शासन को संभालेगा। तो यहाँ पे भैया शासन संभाल लेते हैं जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड बिकेम द किंग आफ्टर हिम, हिम का मतलब है चार्ल्स सेकंड के बाद जेम्स सेकंड बैठते हैं। एंड ही वॉज द सेकंड सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट के दो बेटे थे, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट के दो बेटे थे, एक आपका जेम्स सेकंड, एक आपका जेम्स सेकंड और एक आपका चार्ल्स सेकंड, ठीक है, ये दो बेटे थे चार्ल्स फर्स्ट के, ठीक है। तो वहाँ पे चार्ल्स सेकंड की जब मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, तो जेम्स सेकंड जो इसका दूसरा बेटा होता है चार्ल्स फर्स्ट का, वो गद्दी पर बैठ जाता है, वो क्राउन को संभालता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं कि पीपल डिसलाइक जेम्स सेकंड। पीपल जो होते हैं ना लोग, वो जेम्स सेकंड को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, ठीक है, मतलब इसको ज़्यादा पसंद नहीं करा गया। इन्होंने शासन तो करा पर इसको ज़्यादा लाइक नहीं करा गया। 1660 में क्या होता है कि थिएटर रीओपन होते हैं, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होते हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं यहाँ पर 1660 में। और मेजर वर्क्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से वर्क्स आए हैं इन दी रेस्टोरेशन पीरियड, अगर हम देखें तो कौन कौन से वर्क्स आए हैं। तो वर्क्स आए हैं आपके पैराडाइज लॉस्ट 1667 में जॉन मिल्टन का है। एबेसेलो मैकेटोफेल ड्राइडन का है, 1681 में आया है। इसको एक एलिगरी भी कहा जाता है, आई थिंक पॉलिटिकल एलिगरी कहा जाता है। और पिलग्रिम प्रोग्रेस ये भी एक एलिगरी है, इसको स्पिरिचुअल या फिर क्रिश्चियन एलिगरी कहा जाता है पिलग्रिम प्रोग्रेस को। जॉन बनियान का है, 1678 में आया था। और वे ऑफ द वर्ड आया है, वे ऑफ द वर्ड आपका कॉनग्रीव का है, कॉनग्रीव का है ये, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स पॉपुलर हुआ था 1660 में जब थिएटर रीओपन हुए थे, ठीक है। 42 में ड्रामा को बैन करा गया था ना, बताया था मैंने। कॉमनवेल्थ वाला वीडियो देखेंगे इसके पहले वाला, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ये बंद हुआ है, मतलब 1642 में थिएटर जो हुए हैं वो क्लोज हुए हैं। तो 1660 में रीओपन, इसलिए रीओपन लिखा है क्योंकि वहाँ पर बंद हो जाते हैं, ड्रामा बैंड हो जाता है वहाँ पे। तो इसे यहाँ पे 1660 में थिएटर रीओपन होता है और फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बोलबाला रहता है यहाँ पर। तो ये वे ऑफ द वर्ड जो है ना वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर ही आता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये, ठीक है, जो कि कॉनग्रीव का है। किसका वर्क है, कॉनग्रीव का है। ऑथर देख लेते हैं। वैसे ऑथर के बारे में जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक सीरीज़ करवाई थी
ये मैं पूरा करवा चुकी हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं। शायद मॉडर्न टाइम तक मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, मॉडर्न टाइम तक मैंने आपको सारे राइटर्स बता दिए हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे राइटर्स जो इम्पोर्टेंट थे वो लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने रेस्टोरेशन के हर एज के राइटर, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी, लेकिन राइटर मैंने बता दिए थे आपको। अब हम लोग उसी में और इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं राइटर्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं, लेकिन मैं राइटर आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। राइटर आपको नोट होंगे, आप देख सकते हैं वीडियोस में जाकर के। जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस पढ़ी जिसमें हर एज के राइटर्स हैं, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये जॉर्ज एथर्ज हैं, वाइकरले हैं, कॉनग्रीव हैं, कॉनग्रीव का ही वर्क है ये, ठीक है, वे ऑफ द वर्ल्ड। एंड ड्राइडन तो पता है, ये जो रेस्टोरेशन है वहाँ पे ड्राइडन तो बिल्कुल मेन है। और एक अफरा बहन आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर थी अफरा बहन, तो ये भी आपका रेस्टोरेशन में ही आती हैं, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, और बहुत आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताया गया है। इसमें कोई गाथा नहीं है, कोई आपको कहानी नहीं पढ़नी है, सीधे पॉइंट वाइज आपको पढ़ते चले जाना है। और आपको इसको ऐसे अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो फिर आप रिकॉल करते रहेंगे अपने माइंड में वीडियो को बंद करके, तो भी आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है, मेन पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। रेस्टोरेशन एज आपका हो गया। रेस्टोरेशन एज के बाद में आपका 1700 से स्टार्ट होगा ना, 1700 से 1745 से, अब यहाँ तक 1700 तक हो गया है। 1700 से 1745 तक आपका अगस्टन एज आता है, मैं बता देती हूँ। अगस्टन एज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन पढ़ेंगे, मतलब एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। वो आपका 1745 से 1798 तक, तो 98 तक आपका न्यू क्लासिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको पढ़ते रहिए, नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।